गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ऑनलाइन स्टडी विद आरजे में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भूगोल के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अक्षांश और देशांतर रेखाओं के संबंध में। फ्रेंड्स, अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब या मानचित्र पर खींची गई हुई काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी भी स्थान को उसकी पोजीशन को दिखाने के लिए, उसकी लोकेशन को दिखाने के लिए, उसकी अवस्थिति को ज्ञात करने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, कैसे ये हमें मानचित्र को समझने में हमारी हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अंततः जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर। और बिना अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जानकारी के आप ज्योग्राफी को बहुत बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते। हमारी एक छोटी सी गलती हमें कई बार परीक्षा से जो हमारा चयन होता है उस चयन सूची से हम बाहर हो जाते हैं क्योंकि हम बहुत छोटी गलती करते हैं। कई बार हम टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम इसीलिए बात करेंगे कि आप कैसे अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अपनी समझ को विकसित करते हैं और कैसे ये मैप को समझने में और भूगोल को समझने में कैसे हमारी हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अक्षांश रेखाएं क्या हैं और कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं और इन कुछ अक्षांश रेखाओं को कुछ विशेष नाम दिया गया है, उस पर हम बात करने वाले हैं कि उनको क्यों विशेष नाम दिया गया है। फ्रेंड्स, यदि हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा प्रतिरूप होता है और ग्लोब के द्वारा हम पृथ्वी को बहुत बेहतर से बेहतर समझ सकते हैं। ग्लोब के द्वारा ही हमें पृथ्वी पर महाद्वीपों की स्थिति, महासागरों की स्थिति, द्वीपों की स्थिति, विभिन्न देशों की स्थिति, साथ ही साथ ग्लोब के द्वारा हम पठार, मैदान, पर्वत, पहाड़ों के विषय में, नदियों के विषय में अच्छी से अच्छी जानकारी जुटा सकते हैं। तो ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा प्रतिरूप है। अब ग्लोब पर हमें कुछ विशेष रेखाएं खींची गई दिखाई देती हैं। जो रेखाएं ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई होती हैं, ऐसे रेखाओं को हम अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर अक्षांश रेखाओं के संबंध में। तो फ्रेंड्स देखिए, अक्षांश रेखाएं वे कोणीय रेखाएं होती हैं। ध्यान रखिए कि अक्षांश रेखाएं ऐसी कोणीय रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के केंद्र बिंदु से भूमध्य रेखा को सापेक्ष मानकर खींची गई जो दूरियां होती हैं, उन रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यदि हम जैसे आपने मैथ्स के अंदर, यदि हम ज्योमेट्री के अंदर यदि बात करें कि हमने चांद देखा होगा कि 10 डिग्री का कोण बनाइए, 15 डिग्री का कोण बनाइए, 90 डिग्री का कोण बनाइए। तो जो 90 डिग्री का कोण है, यदि हम इसको आधार रेखा मान लें, भूमध्य रेखा को पृथ्वी के केंद्र बिंदु को आधार मानकर जो कोण 90 डिग्री की रेखा को दिखाएगा, 90 डिग्री का कोण दिखाएगा, वो 90 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। 90 डिग्री अक्षांश रेखा। ये भूमध्य रेखा क्या है, जो जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या नाम दिया गया है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का मतलब हुआ कि ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को ठीक 2 बराबर भागों में बांटती है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, पृथ्वी पर कहीं भी ऐसी कोई भी रेखा नहीं खींची गई है। ये रेखाएं हमें सिर्फ ग्लोब या मानचित्र पर ही खींची गई दिखाई देती है। इसलिए ये काल्पनिक रेखाएं तो हैं, लेकिन ये काम वास्तविक करती हैं। इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है और जो इस तरफ का जो गोलार्ध है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और जो इस तरफ का जो भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। मैंने इससे भी पहले बात की है कि गोलार्ध का मतलब होता है गोले का आधा। गोलार्ध का मतलब है गोले का आधा। तो जो भूमध्य रेखा है, जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वाडोर लाइन कहते हैं या प्रधान अक्षांश रेखा कहते हैं, ये रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। इधर का जो भाग, ऊपर वाला जो भाग है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे वाला जो भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होती है वो 90 होती है। वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होती है वो 90 होती है। फ्रेंड्स
याद रखिएगा, यदि हम यहाँ पे यदि 10 डिग्री अक्षांश रेखा को यदि खींचे, यदि ये 10 डिग्री अक्षांश रेखा होगी तो ये कैसे खींची गई होगी, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको आधार रेखा मानेंगे और यहां से हम 10 डिग्री का कोण लेंगे, ये 10 डिग्री का कोण होगा, और इस तरफ भी हम क्या करेंगे 10 डिग्री का कोण लेंगे, और जहां पे ये रेखाएं ये आपस में जिस बिंदु पर आके ये मिलती है 10 डिग्री, उस पर हम एक सीधी रेखा खींच देते हैं तो ये 10 डिग्री अक्षांश रेखा होगी। यदि हमें 50 डिग्री वाली अक्षांश रेखा खींचनी है तो हम पृथ्वी के केंद्र बिंदु से 50 डिग्री का कोण लेंगे दोनों तरफ, और जहां पे वो 50 डिग्री का कोण उस कॉर्नर पे मिलेगा, फिर वहां पर हम एक रेखा खींच देते हैं, एक वृत्त खींच देते हैं ग्लोब के चारों तरफ, वो 50 डिग्री वाली अक्षांश रेखा होती है। यहां से यदि हम 90 डिग्री का कोण लेकर यदि एक सीधी रेखा ऊपर पृथ्वी के ध्रुव को प्रदर्शित करती है तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण होगा, ये 90 डिग्री का कोण होगा, और जो अक्षांश उसको दिखाएगा वो 90 डिग्री का अक्षांश होगा। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, दोनों गोलार्धों में जितने भी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो कोणीय दूरी होती है, और वो कोणीय दूरी ली जाती है पृथ्वी के केंद्र बिंदु से, और पृथ्वी के केंद्र बिंदु को हम भूमध्य रेखा के द्वारा सापेक्ष रूप से दिखाते हैं दोनों गोलार्धों में। फिर यहाँ पे चांद रखा जाता है, और चांद के द्वारा जितने अक्षांश हैं उतने डिग्री का कोण लेकर उन अक्षांशों को प्रदर्शित हम आसानी से कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के विषय में। जो मुख्य अक्षांश रेखाएं कि मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं उनके क्या है, कुछ विशेष अक्षांश रेखाओं के कुछ नाम दिए गए हैं, उनको वो नाम क्यों दिए गए हैं। जैसे यदि हम बात करें कि कर्क रेखा है, मकर रेखा है, या आर्कटिक वृत्त है, या अंटार्कटिक वृत्त है, ये इनको ये नाम क्यों दिए गए हैं, जबकि अक्षांश तो 90 उत्तरी गोलार्ध में है और 90 अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में। तो अब बात करते हैं इसके संबंध। फ्रेंड्स देखिए, जो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं उन अक्षांश रेखाओं को क्यों नाम दिया गया होगा, अब इस पे हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और जो 23.5 डिग्री वाले दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री वाली जो अक्षांश रेखा होगी उसको हम मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा। फ्रेंड्स आपने देखा होगा जो 23.5 डिग्री वाली जो अक्षांश रेखा है ये ठीक भारत के बीचों बीच गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और मिजोरम और त्रिपुरा से। तो ये जो 8 राज्य हैं, इन 8 राज्यों से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। अब इसका मान क्या है, 23.5 डिग्री इसका मान है, और जो दक्षिणी गोलार्ध की जो 23.5 डिग्री वाली जो रेखा है उसको हमने मकर रेखा नाम दिया है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि इनको नाम क्यों दिया गया है, नाम देने के पीछे क्या कारण रहा होगा। तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है सूरज की, जो हमारा सूर्य है, सूर्य की लंबवत स्थिति। हमारा सूरज या हमारा जो सूर्य है वो अलग अलग समय में जो ऋतुएं बदलती हैं, उन ऋतुओं के बदलने के पीछे कारण है कि सूरज इन अक्षांशों पर आता और जाता रहता है। जैसे यदि हम बात करें कि अब मार्च का महीना है और मार्च के महीने के बाद धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़नी शुरू होती है। तो फ्रेंड्स अब हम शुरू करते हैं कि भूमध्य रेखा पर सूरज किस तिथि को रहेगा। भूमध्य रेखा पर जो सूरज रहता है वो रहता है 21 मार्च को। 21 मार्च के बाद महीना आता है अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, और मई के बाद जून। ठीक 21 जून को सूरज किस रेखा पर रहेगा, कर्क रेखा पर। 21 जून को सूरज की लंबवत जो स्थिति बनती है वो कर्क रेखा के सीधे ऊपर बनती है। उस दिन सूरज कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। 21 जून को सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है और 21 जून को सबसे छोटा दिन दक्षिण गोलार्ध में होता है। देखिए भाई फ्रेंड्स, यदि हम बात करें, यदि हम समय की बात करें, दिन और रात 24 घंटे के होते हैं, यदि यहां सबसे बड़ा दिन हो गया, यदि यहां 18
18 घंटे का दिन हो गया, मान लीजिए, उदाहरण दे रहा हूं मैं, 18 घंटे का दिन होता यहाँ है नहीं, सभी अक्षांशों पे नहीं होगा, वो तो कुछ विशेष अक्षांश ऐसे भी है जहां पर 6 महीने के दिन होते हैं इस टाइम पर। लेकिन यदि हम बात करें कि यदि यहां दिन की अवधि यदि 2 भाई हैं और उनके पास 24 रोटी है, और यदि एक भाई ने यदि 15 रोटी खा ली तो दूसरे भाई के पास 100% है कि रोटियों की संख्या क्या होगी, कम होगी। यदि हम बात करें कि जो भूमध्य रेखा यदि बंटवारा करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो उत्तरी गोलार्ध में यदि दिन बड़ा हो गया, समय यदि 24 घंटे का है, उसमें से यदि 15 घंटे उत्तरी गोलार्ध में चलेगी, तो 100% ये है सत्य कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि क्या रहेगी, 9 घंटे हो जाएगी, कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, क्योंकि एक भाई के हिस्से में ज्यादा समय चले गया है। तो ये प्रकृति का नियम है। अब देखिए, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। अब देखिए, जून के बाद कौन सा महीना आएगा, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक किस तिथि को, 23 सितंबर को। 23 सितंबर को वापस सूरज कहां रहेगा, भूमध्य रेखा पर रहेगा। अब आप लिख लो कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज कहां रहेगा, भूमध्य रेखा पर रहेगा, लंबवत चमकेगा। जिस दिन सूरज भूमध्य रेखा पर चमकेगा उस दिन पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में रात और दिन की अवधि बराबर रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि उस दिन सूरज किस रेखा पर है, भूमध्य रेखा पर है, और भूमध्य रेखा पृथ्वी को क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। तो जब भूमध्य रेखा पर यदि सूरज है तो इसका मतलब हुआ कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात की अवधि क्या रहेगी, बराबर रहेगी। किस तिथि को रहेगी, 21 मार्च और 23 सितंबर को। अब देखिए, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, कौन सा महीना आ गया, दिसंबर। अब दिसंबर को सूरज, किस दिसंबर को, ठीक 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूरज किस रेखा पर रहेगा, मकर रेखा पर रहेगा। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर जब सूरज रहेगा तो हमारे भारत में और हमारे उत्तराखंड में आपको पता है कि मौसम कौन सा रहेगा, ऋतु कौन सी रहेगी, ठंड से हम सारे लोग परेशान रहते हैं। कारण क्योंकि उस समय हमारा जो सूरज है वो दक्षिण गोलार्ध में चले गया है और उसमें वो चमक रहा है किस पे, मकर रेखा पर। मकर रेखा पर लंबवत है, किस तिथि को, 22 दिसंबर को, और ये लगभग ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच ये रेखा जाती है। तो उस दौरान 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन रहता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन रहेगा। जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यदि 2 भाई हैं और यदि 24 रोटी है, एक भाई ने यदि 15 रोटी खा ली तो दूसरे के हिस्से में 9 ही रोटी रहेगी। वही बात है, जब 22 दिसंबर को सूरज मकर रेखा पर रहेगा तो मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होगा। यदि 15 घंटे का दिन हो गया तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि क्या होगी, छोटी होगी। अब देखिए, दिसंबर के बाद फिर कौन सा महीना आया, जनवरी, फरवरी और मार्च। वापस मार्च में सूरज कहां जाता है, भूमध्य रेखा पर आ जाता है। और मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, और जून के बाद वापस सूरज लौटता है दक्षिणी गोलार्ध की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपको याद हो गया होगा कि कर्क और मकर रेखाओं का नामकरण क्यों किया गया है। ये नामकरण इसलिए किया गया है कि इन रेखाओं पर सूरज आता और जाता है, इसलिए इन अक्षांश रेखाओं को कुछ विशेष नाम दिया गया है। मुझे लगता है कि अब आप कभी भी इस टॉपिक को नहीं भूलेंगे। अब हम बात करते हैं इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है कि कुछ और भी रेखाएं हमारे पास हैं फ्रेंड्स, उस पर हम बात करते हैं। कुछ और अक्षांश हैं जिनको कुछ विशेष नाम दिया गया है, जैसे जो 66.5 डिग्री वाली जो अक्षांश रेखा है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और एक दक्षिणी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री वाली जो रेखा है, 66.5 डिग्री वाली जो रेखा है, इसको हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अंटार्कटिक वृत्त। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि उत्तरी ध्रुव पर जो महासागर है
उस महासागर को हम आर्कटिक महासागर कहते हैं या उत्तरी ध्रुव महासागर कहते हैं। उसी महासागर के नाम पर जो 66.5 डिग्री वाली जो अक्षांश रेखा है, उस 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा का नाम है आर्कटिक वृत्त। क्योंकि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? वृत्त होती हैं, वृत्ताकार होती हैं, समांतर होती हैं। किस रेखा के? सारे अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के क्या होती हैं? समांतर खींची गई होती हैं। ये आपने याद रखना है। कोई भी अक्षांश रेखा कभी भी दूसरी अक्षांश रेखा को नहीं काटती हैं, क्योंकि ये समान दूरी पर खींची गई रेखाएं होती हैं। अब जो 66.5 डिग्री वाली जो उत्तरी गोलार्ध की जो अक्षांश रेखा है, उसको क्या नाम दिया गया है? आर्कटिक वृत्त। और दक्षिण गोलार्ध की जो 66.5 डिग्री वाली जो रेखा है, इसको क्या नाम दिया गया है? अंटार्कटिक वृत्त। अब क्यों नाम दिया गया होगा? इसके पीछे जो कारण है, वो कारण है कि जब सूरज ठीक 21 जून को जब उत्तरी गोलार्ध में रहेगा, किस रेखा पर? कर्क रेखा के ठीक ऊपर रहेगा, तो जो 66.5 डिग्री वाले जो देश हैं, जिसमें से आपने नॉर्वे का नाम सुना होगा, तो नॉर्वे में मध्य रात्रि का सूरज, या उसे उपनाम दिया गया है कि मध्य रात्रि के सूरज का देश किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर होता है नॉर्वे। क्या नॉर्वे पर ही 66.5 डिग्री पर मध्य रात्रि के समय सूरज दिखेगा, या पूरे आर्कटिक वृत्त पर दिखेगा? इसका उत्तर है कि 21 जून को सूरज मध्य रात्रि के समय में 66.5 डिग्री पर जितने भी स्थान होंगे, उन समस्त स्थानों पर मध्य रात्रि के समय सूरज दिखाई देता है। वैसे ही 66.5 डिग्री वाली जो दक्षिणी गोलार्ध की जो रेखा है, यहां पर सूरज कब चमकेगा? 22 दिसंबर को। और यहां भी मध्य रात्रि के समय क्या दिखेगा? सूरज दिखाई देगा। लेकिन बात यह है कि दक्षिणी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री वाले जो स्थान हैं, उन स्थानों पर, अधिकतर स्थानों पर क्या है? महासागर स्थित है। इसलिए हम हमेशा जो मध्य रात्रि का सूरज वाला देश है, उसे हम नॉर्वे के नाम से ही जानते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो 66.5 डिग्री जो रेखाएं हैं, यहां से लेकर और ध्रुव तक, जैसे ही मार्च के बाद जब सूरज उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है भूमध्य रेखा के बाद, कि 21 मार्च के बाद सूरज क्या करेगा? उत्तरी गोलार्ध में आएगा। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध पर 66.5 डिग्री से लेकर और ध्रुवों के बीच 6 महीने के दिन होते हैं। 6 महीने के दिन। इसका कारण क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है? झुकी हुई है। जो मैं यदि ग्लोब की बात करें तो ग्लोब पर ऐसी लाइन नहीं है, बल्कि पृथ्वी क्या है? अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। अपने अक्ष पर क्या है? पृथ्वी थोड़ा सा झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी झुकाव के कारण सूरज की जो स्थिति है, वो अलग अलग अक्षांशों पर बनती है, और इसी के कारण हमारे पृथ्वी पर ऋतुओं में बदलाव आता है। कि जैसे यदि भारत की बात करें, और मार्च के बाद भारत में गर्मी बढ़नी शुरू होती है, फिर बरसात आती है, फिर शरद ऋतु आती है, फिर हेमंत ऋतु आती है, शिशिर ऋतु आती है। तो इन ऋतुओं का कारण जो है, वो कारण है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। जो अक्ष है, पृथ्वी सीधा न होकर के है, थोड़ी सी टेढ़ी अवस्था में है। इस कारण जब उत्तरी गोलार्ध में सूरज आता है, तो उत्तरी ध्रुव पर 66.5 से लेकर और 90 डिग्री अक्षांशों तक 6 महीने के दिन होते हैं। जब दक्षिणी गोलार्ध में सितंबर के बाद जब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर और जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक 21 मार्च को सूरज भूमध्य रेखा पर रहेगा। लेकिन यहां तक 23 सितंबर के बाद 24 सितंबर से और 20 मार्च तक सूरज कहां रहेगा? दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री अक्षांशों पे 6 महीने के क्या होंगे? दिन होंगे। जब यहां 6 महीने के दिन होंगे, तो इसका मतलब है यहां 6 महीने की रात होगी। जब यहां 6 महीने के दिन होंगे, तो यहां 6 महीने की क्या होगी? रात होगी। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की अक्षांश रेखाओं के विषय में। अक्षांश रेखाएं क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? अक्षांश रेखाएं हमें किसके विषय में जानकारी देती हैं? अक्षांश रेखाएं हमें जानकारी देती है किसी भी स्थान पर वहां की जलवायु के संबंध में। यदि वो भूमध्य रेखा के आसपास है, तो वहां कैसी जलवायु होगी? देखिए फ्रेंड्स, 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच, कर्क और मकर रेखाओं के बीच हमेशा गर्मी रहती है। इस कारण इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। ये उष्ण कटिबंध के अंदर आता है। 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर कर्क रेखा से लेकर और आर्कटिक वृत्त तक,
और मकर रेखा से लेकर और अंटार्कटिक वृत्त तक शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध होगा? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध का मतलब हुआ कि इन स्थानों पर ना तो अत्यधिक ठंड होगी और ना ही अत्यधिक गर्मी होगी। जैसे हमारा जो उत्तराखंड है ये किस कटिबंध के अंदर है? शीतोष्ण कटिबंध के अंदर। यहां गर्मी भी होती है और यहां ठंड भी होती है। शीत और उष्ण, गर्म और ठंडा। याद रखिएगा, 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर और 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच जो मौसम रहता है वो शीतोष्ण मौसम रहता है। शीतोष्ण कटिबंध के अंदर आता है, शीतोष्ण क्षेत्र के अंदर आता है। और 66.5 से लेकर और 90 डिग्री तक, यहां भी 66.5 से लेकर और 90 डिग्री के बीच जो होगा वो होगा शीत कटिबंध, एकदम ठंडे प्रदेश जहां कभी गर्मी का एहसास नहीं होता है। यदि यहाँ उत्तरी गोलार्ध में यदि 6 महीने के दिन होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ती होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ उसमें सूरज क्या रहता है? बहुत क्षैतिज पे रहता है। सूरज की किरणें तिरछी गिरती हैं, उजाला जरूर रहता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सूरज छिप रहा हो। क्षैतिज पे कहीं सूरज क्या हो? छिप रहा हो, सिर्फ उसका उजाला ही उजाला दिखाई देता है। गर्मी का कोई भी एहसास ज्यादा नहीं होता है। ये किस कटिबंध में है? शीत कटिबंध में। फ्रेंड्स, दूसरी बात, अब हम बात करेंगे कि अक्षांश होते कितने। इस पे हम बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अक्षांश होते कितने। कई लोग कहते हैं कि अक्षांश 180 होते हैं, कई लोग कहते हैं कि अक्षांश कितने होते हैं। इस पे हम बात करेंगे। अक्षांश की यदि बात हो कि अक्षांश कितने हैं, तो अक्षांश होते हैं 181। यदि अक्षांश की बात करें उसमें क्या है? 0 अक्षांश भी है, 0 डिग्री अक्षांश। और 90 क्या है? 90 अक्षांश कहां है? उत्तरी गोलार्ध में है। और 90 अक्षांश कहां है? दक्षिणी गोलार्ध में। और एक अक्षांश कौन सा है? 0। 0 भी तो अपने आप में एक अक्षांश है। अब अक्षांशों की संख्या कितनी होगी? 90 दूना 180 और 181, इसको भी हमने जोड़ दिया है। तो अक्षांश कितने होते हैं? 181। और यदि हम अक्षांश रेखाओं की बात करें, तो अक्षांश रेखाएं क्या होंगी भाई? ये रेखाएं होंगी जो ऐसे में खींची गई हैं। तो इन रेखाओं की यदि बात करें तो अक्षांश जो रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं, एक 0, एक तो 0 होगी है, एक 0 है, और बाकी कितनी होगी? 90 है। उसमें से 2 रेखाएं नहीं होती हैं। ये 2 पॉइंट हैं। ध्यान रखें कि उत्तरी गोलार्ध पे जो 90 डिग्री वाली जो अक्षांश है, 90 डिग्री वाला जो अक्षांश है, और दक्षिण गोलार्ध में जो 90 डिग्री वाला जो अक्षांश है, ये रेखा नहीं है, ये पॉइंट है। एक छोटा सा पॉइंट, एक बिंदु है। तो ध्यान रखें, अक्षांश रेखाएं तो ऐसी होती हैं जो रेखाएं खींची गई हैं, जबकि ये रेखाएं खींची गई नहीं होती हैं, ये दोनों पॉइंट होते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में 89 और दक्षिणी गोलार्ध में भी 89। अब जोड़ दीजिए इनको, तो ये आएगा, इसका उत्तर आएगा 179। अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 169। फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, यदि परीक्षा में यदि पूछा गया है कि अक्षांश कितने होते हैं और यदि वहां पे उत्तर यदि 181 दिया गया हो तो 181 सही होगा। यदि सिर्फ पूछा गया है कि अक्षांश कितने हैं, रेखा के विषय में बात नहीं कर रहा हूं मैं, यदि ये पूछा गया है कि अक्षांश कितने हैं, तो यदि ऑप्शन यदि वहां पे 181 है, यदि 181 है, तो इसका सही उत्तर 181 होगा। और यदि ये नहीं है और यदि ऑप्शन में यदि 180 है तो तब ये सही होगा। और यदि आपसे प्रश्न ये किया गया कि अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, रेखाओं की बात कर रहा हूं मैं, यदि ये पूछा गया कि अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो तब अक्षांश रेखाएं कितनी आएंगी? 179, क्योंकि 2 क्या है उसमें? पॉइंट हैं। ये आप याद रखिएगा। और अक्षांश रेखाओं से हमें किसके विषय में जानकारी मिलती है कि कोई भी स्थान ठंडा है, गर्म है या गुनगुना है। समशीतोष्ण का मतलब होता है गुनगुना, वहां पे ना तो ज्यादा ठंड है या ना ही ज्यादा गर्म है। तो ये हमें किसके विषय में जानकारी देती है? अक्षांश रेखाएं किसी भी स्थान के जलवायु के विषय में, वो ठंडा है या गर्म है या ध्रुवीय क्षेत्र में है या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में है या मध्य अक्षांशों में है, कहां पे है, इसके विषय में हमें सबसे बेहतर जानकारी देता है अक्षांश रेखाएं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हमने बात की सिर्फ अक्षांश रेखाओं के विषय में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं के विषय में।
तो आप मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं ज्योग्राफी पे इसके बाद हम टॉपिक बाय टॉपिक हम बात करते रहेंगे। आपका कोई भी कॉन्सेप्ट यदि ज्योग्राफी के संदर्भ में यदि आपको लगता है कि संदेहास्पद है तो हम जरूर उस संदेह को दूर करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप किसी भी टॉपिक पर आप अटके ना और आपका जो चयन है वो किसी भी परीक्षा में आसानी से हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप मुझ पर भरोसा रखिए और हम ज्योग्राफी को बहुत बेहतर तरीके से समझाने में सफल होंगे यदि आप मेरे साथ बने रहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।